हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं घोल यानी चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का आज आपको गजब तरीका का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो देख करके आपको मन गदगद हो जाएगा और इसी आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे पानी है और साथ में इसमें चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए? पानी है और साथ में क्या मिला दिए? हम चीनी मिला दिए। चीनी मिला दिए तो यानी इसमें दो अवयव मिला, और दो अवयव जब मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा बिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलियन। यानी दो या दो से अधिक अवयव लेकिन समांगी मिश्रण होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बिलियन में जिस अवयव का मात्रा कम होता है, अगर बिलियन में जिस अवयव का मात्रा कम होगा उसको हम लोग कहते हैं विलय। क्या बोलते हैं? विलय। यानी जिस अवयव का मात्रा कम होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल है, चीनी प्लस पानी का जो घोल होगा तो पानी अधिक मात्रा में होता है और चीनी कम मात्रा में होता है। यानी जिस अवयव का मात्रा कम होगा उसको हम लोग बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं? विलय। यानी विलय क्या होता है? जिस घोल में जिसका अवयव यानी जिसका पदार्थ की मात्रा क्या रहेगा? घोल में कम रहेगा, कम रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं। यानी बिलियन में जिस अवयव का मात्रा अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। विलायक कहा जाता है। यानी बिलियन में जिस अवयव का मात्रा अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। जैसे चीनी पानी का घोल है तो चीनी जो होगा विलय और पानी जो होगा विलायक होगा। तो यानी पानी आपका विलायक, यानी जिस अवयव का मात्रा कम होता है वो क्या हो जाता है? आपका विलायक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, चीनी पानी के घोल में चीनी क्या है? चीनी पानी के घोल में बोला है कि चीनी क्या होता है? चीनी पानी के घोल में चीनी क्या होता है? तो यानी चीनी प्लस पानी, तो यानी चीनी पानी के घोल बन गया। क्या बन गया? घोल। तो यानी चीनी कम मात्रा में होता है, तो चीनी कम मात्रा में होता है तो इसको क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। विलय। और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी पानी के घोल में चीनी क्या होते हैं? विलय आंसर हो जाएगा। आपका सटीक आंसर क्या होगा? विलय हो जाएगा। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बोला है, वैसे बिलियन जिसमें विलय और विलायक अच्छी तरह से घुले होते हैं। यानी वैसा घोल जिसमें विलय और विलायक बहुत अच्छा तरीका से घुले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण या घोल कहा जाता है। समांगी मिश्रण या घोल कहा जाता है। यानी जो अच्छा से मिला रहेगा। समांगी मतलब सभी तरह से वो एक समान मात्रा में मिला हुआ रहेगा, समांगी। अगले क्वेश्चन की ओर, वैसे बिलियन जिसमें विलय और विलायक अच्छी तरह नहीं घुले होते हैं। यानी बोला है ना कि वैसा घोल है जिसमें विलय और विलायक
अच्छी तरीका से नहीं घुले हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं, आंसर आपका हो जाएगा विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? विषमांगी मिश्रण, या इसको विलयन कहा जाएगा, विषमांगी विलयन। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे घोल जिसमें विलय के मात्रा पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? यानी वैसा घोल जो विलय के मात्रा, यानी कितना किसी घोल में हम विलय मिलाए हैं, अगर उस पर निर्भर करेगा तो उसको बोलते हैं विलयन का सांद्रण। क्या बोलते हैं? विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण। विलयन का सांद्रण किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के मात्रा पर, पदार्थ के मात्रा पर करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घोल है, यहाँ पे 1 लीटर पानी है, अगला भी घोल है जिसमें 1 लीटर पानी है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ विलय मान लेते हैं 10 ग्राम मिला है और यहाँ विलय जो है 20 ग्राम मिला है, तो दोनों में किसका सांद्रण सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा सांद्रण किसका होगा? 20 ग्राम वाला में क्या हो जाएगा? सांद्रण ज्यादा होगा, और इसमें सांद्रण क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलय कम है और इसमें क्या है? विलय ज्यादा है, लेकिन घोल दोनों बराबर है। तो किस पे निर्भर किया भाई? विलय के कणों पर, यानी विलय के मात्रा पर निर्भर किया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण। अगले क्वेश्चन, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाता है? देखो, मैं ये जो आपको करवा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आपको तहलका मच जाएगा। आप इसको हल्के में नहीं लें। ये जो आपको हम कंटेंट दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको याद हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं नजरअंदाज करें। 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? आपका ये क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाता है, मोलरता कहलाता है, मोलरता कहलाता है। 1 लीटर, याद कर लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। अगले क्वेश्चन की ओर। मोलरता का इकाई क्या होता है? मोलरता का इकाई क्या होता है? तो मोलरता का जो इकाई होता है वो आपका होता है मोल पर लीटर होता है। ये क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। याद कर लीजिए, मोलरता का इकाई मोल पर लीटर होता है, मोलरता का इकाई मोल पर लीटर होता है, मोलरता का इकाई मोल पर लीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। जल का मोलर सांद्रण कितना होता है? जल का मोलर सांद्रण कितना होता है? 55.5 होता है। जल का मोलर सांद्रण कितना होता है? 55.5 होता है। जल का मोलर सांद्रण कितना होता है? 55.5, 55.5 जल का मोलर सांद्रण। जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व क्या होता है? तो जल का जो घनत्व होता है, यानी जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल का घनत्व 1 ग्राम पर 1 ml होता है। जल का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम पर 1 ml, 1 ग्राम पर 1 ml होता है। ये जल का घनत्व होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान क्या होता है? ये आपको बताना है कि जल का पीएच मान क्या होता है। यानी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर जल का पीएच मान कितना होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन, मोलरता ताप से प्रभावित होता है कि नहीं? मोलरता, अब देखिए, ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है
और आपसे अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो कोई बात नहीं, अरे मेरे प्यारे बच्चे सब बना सकते हो। आपको केवल मेरा वीडियो जब देखा है, अरविंद सर को फॉलो किया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मूलरता का फार्मूला क्या होता है? मूलरता का फार्मूला एक नजर लिखेंगे, यानी क्या होता है, मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में लेकिन रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? लीटर में, लीटर में रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये लीटर में है, जहां पे लीटर में आएगा वो ताप से प्रभावित होगा तो होगा। जो अगर आपका आयतन लीटर में आ गया यानी लीटर में है तो ताप से प्रभावित होगा, और जो अगर केजी में है वो ताप से प्रभावित नहीं होगा, ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोलरता ताप से प्रभावित होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है? होता है, यानी आपका होता है, यानी मोलरता ताप से प्रभावित होता है, मोलरता ताप से प्रभावित होता है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो देखिए 200 ml, ml का मतलब हो गया आयतन, यानी आपका आयतन दे चुका है, आयतन कितना है? तो यानी आयतन यहाँ पे लिख रहे हैं, आयतन बराबर आपका दिया हुआ 200 ml। ml को हम बदल लेंगे लीटर में, क्योंकि जब मोलों का फार्मूला है तो मोल और नीचे में क्या होता है? मोलरता में आयतन लीटर में, तो लीटर में बदल लेंगे। तो 200 बटा में 1000 यानी 1/5, 0.20, यानी आपका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 कट जाएगा 5 बार में, 1/5 यानी 0.20 आयतन है। ग्राम कितना दिया हुआ है? ग्राम कितना है? 2। NaOH का अनुभार, NaOH का अनुभार, अनुभार कितना हो जाएगा? देखिए सोडियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सोडियम का आपका क्या होता है? 23, ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अनुभार 23 + 16 + 1 बराबर कितना हो गया? 40। अनुभार भी आपका निकल गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि मोलरता भी निकाल लेते हैं। मोलरता क्या कह रहा है? तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है, मोलरता बराबर फार्मूला आपका होता है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब देखिए मोलों की संख्या क्या होता है? मोल का फार्मूला क्या होता है? ग्राम बटा अनुभार, ग्राम और बटा में क्या हो जाएगा? अनुभार, ग्राम बटा अनुभार बटा में आयतन, आयतन 0.20 है। ग्राम कितना है देख सकते हैं आप, ग्राम कितना आपका दिया हुआ है? मोलरता निकल रहा है, ग्राम आपका 2 दिया हुआ है, अनुभार कितना दिया हुआ है? 40, और आपका लीटर कितना है? 0.20। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? 20 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में, यानी आपका 20 बार में कट गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 100। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 5। ये कितना बार में कट जाएगा? 4। तो यानी आपका मोलरता बराबर, मोलरता बराबर आपका 1/4 आ गया, 0.25 आपका आंसर हो गया। 0.25 इज द आंसर, 0.25 इज द आंसर। आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, यह भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 250 ml यानी आपका आयतन दिया हुआ है, लीटर में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ किस में है? आपका ml में दिया हुआ। किस में दिया हुआ है? ml में। तो यहाँ पे आपका आयतन जो है 250 ml दिया हुआ है। ग्राम कितना दिया हुआ है? 4। ग्राम कितना दिया हुआ है? 4।
और आपका NaOH, NaOH का अनुभार कितना होता है? 40 होता है। NaOH का अनुभार क्या होता है आपका? 40 होता है। NaOH का अनुभार कितना होता है? 40। अनुभार कितना होता है? 40। तो अब हम लोग देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको जो बोला है कि मोलरता निकालिए। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम बटा अनुभार, ग्राम बटा अनुभार और बिलियन का आयतन लीटर में है। तो ग्राम कितना है? 4, अनुभार कितना होता है? 40। NaOH का अनुभार कितना होता है? 40 होता है। NaOH का अनुभार कितना होता है? 40। और आयतन कितना है आपका? आयतन जो है 250 ml। तो इसको लीटर में बदलना है तो 1000। तो यहाँ पे 4 बार में कट गया, 4 बार में यहाँ कट गया। ये क्या हो जाएगा आपका? 10 बार में कट गया। तो यहाँ बचा आपका क्या? 4/10। 4/10 का मतलब 0.4 मोल पर लीटर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, BSB यानी बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में क्या है आपका? पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलय की मोलों की, 1 केजी का बात किया है तो यानी आपका हो जाएगा आंसर मोललता कहलाता है। क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। यानी 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, मोललता या मोलल सांद्रण का इकाई क्या होता है? मोललता का इकाई जो होता है मोल पर केजी होता है। मोल पर केजी होता है। मोललता का क्या इकाई? मोललता का मोल पर लीटर और मोललता का मोल पर केजी होता है। मोल पर केजी होता है। मोललता ताप से प्रभावित होता है कि नहीं? तो मोललता बोला है। मोललता क्या चीज में होता है? केजी में होता है। और जो केजी में होता है वो, जो केजी में होता है, जो केजी में होता है, जो केजी में होता है वो या वह ताप से प्रभावित नहीं होता है। ताप से प्रभावित नहीं होता है। यानी मोललता कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वो केजी में है। अगर लीटर में रहता तो ताप से प्रभावित होता, लेकिन यहाँ मोललता का बात कहा है तो मोललता ताप से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, 1 लीटर या 1000 बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मोललता। क्या कहते हैं? मोललता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 0.3 m यहाँ पे H3PO4 की नॉर्मलता क्या होगा? नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है मोलरता गुना संयोजी गुणांक। मोलरता गुना संयोजी गुणांक, यानी इसका मतलब होता है वैलेंस फैक्टर होता है। वैलेंस फैक्टर होता है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्मलता बराबर मोलरता का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 और इसका जो संयोजी गुणांक होता है, यानी देखिए संयोजी गुणांक क्या होता है? H3PO4। जैसे इसको जल में घोलिएगा तो 3H प्लस और आपका फॉस्फेट -3 में टूट जाता है। फॉस्फेट -3 में टूट जाता है। तो यानी कितना H प्लस दिया? 3। तो इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा वो 3 हो जाएगा। तो यानी आपका नॉर्मलता जो है 0.9, यानी इसका नॉर्मलता का क्या आंसर हो जाएगा? 0.9 आंसर होगा। नॉर्मलता क्या हो जाएगा इसका? 0.9। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखें और इसको समझ करके बनाएं। अगले क्वेश्चन की ओर, बिलियन में एक अवयव का मोल तथा कुल अवयवों के मोल के अनुपात को क्या कहा जाता है?
यानी बिलियन में एक अवयव का मोल तथा कुल अवयवों के मोल के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी एक अवयव का मोल है, एक अवयव का मोल, एक अवयव का मोल तथा कुल अवयवों यानी कुल अवयवों का मोल, तो ये दोनों के अनुपात को बोला जाता है मोल अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल अंश कहा जाता है। यानी एक अवयव का मोल तथा कुल अवयवों के मोल के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। विलय तथा विलायक के मोल अंश का योगफल का मान हमेशा क्या होता है? डॉट डॉट है, यानी खाली स्थान को भरना है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक होता है। विलय और विलायक के मोल अंश का योगफल क्या होता है? एक होता है। विलय तथा विलायक के मोल अंश का योगफल कितना होता है? एक होता है, एक होता है। मोललता मोल अंश का इकाई क्या होता है? मोल अंश का इकाई क्या होता है? इसका आंसर होगा इकाईहीन होता है। क्या होता है? इकाईहीन होता है। क्या होता है आपका? इकाईहीन, इकाईहीन होता है। मोल अंश का कोई भी इकाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोल अंश के फॉर्मूला में, मोल अंश के फॉर्मूला में यानी आपका मोल अंश है तो ऊपर भी मोल और बटा में कुल मोलों की संख्या। तो जब ऊपर भी मोल नीचे भी मोल तो यहाँ पे मोल अंश का कोई भी इकाई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, जल का कठोरता यानी जल का जो कठोरता होता है और वायु प्रदूषण को प्रदर्शित किया जाता है। क्या से प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको पीपीएम से। यानी आपका जल का कठोरता याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको यूट्यूब में ये सब पहली बार ला रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि जल का कठोरता और वायु का प्रदूषण किससे आपको प्रदर्शित किया जाता है? वो पीपीएम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन के द्वारा आपको प्रदर्शित किया जाता है, पीपीएम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर, ताप से प्रभावित होने वाले सांद्रण पद कौन कौन हैं? ताप से यानी जो ताप से प्रभावित होता है उस सांद्रण पद को बताना है। देखिए जैसे आपका परसेंटेज V/V है, यानी ये आपका लीटर में आएगा। परसेंटेज आपका W/V है, ये भी लीटर में आ गया। आपका मोल रहता है, मोल रहता ये भी ताप से प्रभावित होता है। नॉर्मलता ये भी आपका ताप से प्रभावित होता है। यानी ये सब जो पद हैं वो आपको ताप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। मैं आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दूं कि ताप से प्रभावित नहीं है तो 3 ऑप्शन ए रहेंगे और एक रहेगा मोललता। यानी मोललता जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सुपर हिट क्वेश्चन है। ताप से प्रभावित नहीं होने वाले सांद्रण पद। अब यहाँ पे बोल दिया कि ताप से जो प्रभावित नहीं होगा, वैसे होते हैं जो ताप से प्रभावित नहीं होते हैं सांद्रण पद, जो केजी में होगा, ग्राम में होगा, वो सब कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे आपका है मोललता, मोललता या मोल पर केजी या फिर ग्राम या ग्राम पर सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ रहेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि जहाँ अगर केजी में आया वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं होगा। जैसे आपका परसेंटेज W/W यानी प्रतिशत W/W जो होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, यानी ऊपर भी ग्राम में और नीचे भी ग्राम में। तो ग्राम ग्राम है तो ये कभी भी ये प्रभावित नहीं होगा। क्या आपको याद हो गया?
कि जो ताप से प्रभावित नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कैसे निकालेंगे? देखिए, अनुभार निकालने के लिए सबका भार निकाल के हम लोग जोड़ देते हैं। अनुभार को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है? कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का जो होता है वो वेट 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अब हम लोग जोड़ेंगे, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम कितना है? 1, कार्बन कितना है? 1, तो एक के बार जोड़ाएगा 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 तिहाई कितना हो जाएगा? 16 गुना आपका 16 गुना 3 कर देंगे, यानी 40 प्लस 12 प्लस 48, यानी आपका 100 हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना हो जाएगा? 100। किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब विलयन में घुलनशीलता के समानुपाती होता है, वो आपका कहलाता है हेनरी का नियम। क्या कहलाता है? हेनरी का नियम कहलाता है। हेनरी का नियम, यानी हेनरी का नियम याद कर लीजिए, हेनरी का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर, किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह भी आपका क्या कहलाता है? किसी घोल में आंशिक दाब के, यानी हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किस नियम के अनुसार होता है? हेनरी के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपको दिया गया है वो सूत्र किसको अभिव्यक्त करता है? ये जो सूत्र दिया गया है ये किसको अभिव्यक्त करता है? पी नोट माइनस पी एस और बटा में है आपका पी नोट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। यानी वाष्प दाब को अपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो अभिव्यक्त किया गया है सूत्र, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।